हेलो बच्चों, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, क्लास 12 के लिए हमने लास्ट वीडियो में टॉपिक जो कंप्लीट किया था वो संधारित्र के संबंधित न्यूमेरिकल थे। देखिए, इस चैप्टर में हमको मोस्टली संधारित्र को समझना पड़ेगा। वैसे आज का जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है उस टॉपिक का नाम है संधारित्र में, बहुत इजी है, संधारित्र में संचित ऊर्जा। अपन इसका थोड़ा सा पहले बेसिक समझते हैं और फिर इस डेरिवेशन को कंप्लीट करते हैं। है तो एकदम इजी। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, आज का हमारा टॉपिक ये है। लेकिन सबसे थोड़ी सी फंडामेंटली चीज हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो संधारित्र है ना वो चीज है क्या। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था, जहां पर मैंने संधारित्र लिखवाया था कि संधारित्र बनाया चालक का ही जाता है। ये भी ध्यान रखना, चालक होता है, चालक की प्लेटों से बनाया जाता है, ये आपको बता रखा है मैंने। और उसमें एक चीज और बता रखी थी जहां मैंने टॉपिक कराया ना संधारित्र, कि संधारित्र की प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र होता है और उसमें जो ऊर्जा स्टोर होती है वो विद्युत ऊर्जा स्टोर होती है। अब स्टोर क्यों करके रखते हैं हम, बहुत जगह इसका काम पड़ता है इस संचित ऊर्जा का हमारे पास में। देखिए, पंखे का जो संधारित्र होता है जिसे अपन कंडेंसर कहते हैं, और कंडेंसर खराब हो जाता है ना तो पंखा कभी चलता नहीं है ना। अब ये बात आती है कि धारिता का मतलब क्या है। धारिता का मतलब है आवेश धारण करने की क्षमता या आपकी ऊर्जा धारण करने की क्षमता। ये मैं आपको बताऊंगा कि जो संचित ऊर्जा है वो आवेश के ऊपर कैसे निर्भर करती है। ठीक है ना। वैसे जैसे जैसे हम आवेश का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसकी जो संचित ऊर्जा वो बढ़ती चली जाएगी। अब बात आती है, जैसे मैं थोड़ा सा बेसिकली समझा देता हूं कि ये हमारा ऊर्जा है ना कहाँ स्टोर होता है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। विद्युत क्षेत्र में, मतलब दोनों प्लेटों पर आवेश का परिमाण समान लेकिन प्रकृति विपरीत होती है। तो विद्युत क्षेत्र आपका प्लस से माइनस की ओर होता है, प्लेटों के बीच में होता है। तो इसमें आपके विद्युत ऊर्जा स्टोर होगी। और इस टॉपिक में आपको ये पता भी चलेगा जब हम लास्ट में ऊर्जा घनत्व निकालेंगे कि विद्युत ऊर्जा विद्युत क्षेत्र पर कैसे डिपेंड करती है। अगर विद्युत क्षेत्र नहीं है तो विद्युत ऊर्जा भी नहीं होगी। अब बात आती है, देखिए स्टोर करने का मतलब क्या है। देखिए, कई बार क्या होता है कि मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि हमारा जो कैमरा होता है फ्लैश वाला, जैसे हम फ्लैश से कैमरा मानते हैं, पहले आपने देखा होगा कि जो कैमरा होता था हमारे टाइम पे होता था, उसमें क्या था, छोटे छोटे सेल डाले जाते थे। अब वो सेल मतलब 2 वोल्ट के या 3 वोल्ट का जो भी होते थे, वो सेल से हमारे जैसे हम फोटो खींचते थे तो एकदम फ्लैश निकलती थी बहुत ज्यादा। और वो फ्लैश यानी कि एक ऊर्जा ही तो होती है भाई। फ्लैश एक आपके प्रकाश होता है, फ्लैश जो पड़ती है लाइट होती है, वो लाइट ऊर्जा जो होती है बहुत ज्यादा होती है। तो वो ऊर्जा एक साथ कहां से आ जाती है ना। हमारे कंडेंसर है, कंडेंसर में जो ये संधारित्री बोलते हैं कंडेंसर को, है ना, या कैपेसिटर बोल दीजिए, बात तो एक ही है। वो ऊर्जा आती क्यों है, कहाँ कैसे वो स्टोर की जाती है। और धारिता की मैं बात करने लगूं तो ये इसके ऊर्जा धारण करने की जो क्षमता है वो फिक्स रहने वाली। ये आप ऐसे समझ के चलिए कि आपको अपने घर में मान के चलते सुबह सप्लाई आती है और पूरे दिन काम आपको पानी में लेना है, या ऐसे पूरे दिन के लिए काम पानी आपको काम में लेना है, तो आप पानी को स्टोर करके रखोगे। और एक जगह कहीं ऐसी जरूरत पड़ती है कि एक साथ हमें 50 लीटर की जरूरत पड़े, कोई ना कोई ऐसा काम आ जाता है ना, या कोई काम कर रहे हैं या अपने नहाने के धोने के लिए या वॉशिंग मशीन में एक साथ 50 लीटर की पानी की जरूरत पड़ेगी, तो यार ऊपर सप्लाई में तो बड़ा धीरे धीरे आता है, टॉप तो ड्रॉप 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 ड्रॉप, कैसे जरूरत कहां से स्टोर करेंगे। तो क्या कर लेते हैं, एक बर्तन लेते हैं और उस बर्तन की मान के चलते हैं कि जो धारिता है, पानी भरने की जो क्षमता है वो 50 लीटर है ना। अब 50 लीटर एक साथ तो मुझे मिल नहीं रहा, तो मैं क्या करूंगा, धीरे 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 इसमें स्टोर होता रहेगा और स्टोर होने के बाद में ये फुल भर जाएगा। तो जो जहां मुझे जरूरत पड़ेगी तो एक साथ में 50 लीटर दे सकता हूं। वही कहानी इसकी होती है कि भैया ये संधारित्र जो होता है, इन प्लेटों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, तो ये इसको हम धीरे 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 ऊर्जा संचित करा देते हैं, इकट्ठा करा लेते हैं। और जहां बहुत ज्यादा ऊर्जा की एक साथ जरूरत पड़ती है फटाफट से ये दे देता है। तो संधारित्र का काम तो रहा ये। अब भैया एक प्रकार के संधारित्र जैसा भी हमने बता दिया है, उसकी धारिता
एक स्टेज पर अगर हम इसके अंदर परावैद्युत माध्यम चेंज नहीं करें और कुछ चेंज नहीं करें, जो धारण करने की क्षमता है वो चेंज नहीं होगी। जैसे भैया ये 50 लीटर का है पात्र, तो आप इसमें 10 लीटर पानी भर दो, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो 10 लीटर भरने से पानी है वो नीचे रह जाएगा, लेकिन इसकी जो धारता है वो तो रहेगी तो 50 लीटर। तो एक संधारित्र की जो धारता है, अगर उसमें कोई चीज चेंज नहीं करी जाए, है ना, उसका विभव चेंज नहीं किया जाए, उसके अंदर परावैद्युत माध्यम न रखा जाए और कुछ चेंज नहीं किया जाए, तो उसकी जो धारता वो भी चेंज नहीं होगी। ये इस चीज को ध्यान रखना। जितनी कैपेसिटी है वैसे ये समझ सकते हैं इसको बर्तन के हिसाब से कि भैया इस बर्तन की 50 लीटर कैपेसिटी है, तो आप 1 लीटर भर देंगे तो 1 लीटर थोड़ी हो जाएगी। 1 लीटर छोटी सी जगह में आ जाएगा, लेकिन जगह तो इसकी 50 लीटर की है, धारण करने की क्षमता है, वही एक संधारित्र के लिए होती है। जितनी स्टोरेज बनाई जाती है, एक बार परावैद्युत पदार्थ जितना भर दिया, अगर आप उसको चेंज नहीं कर रहे हैं तो जो धारता है वो भी चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई ये एनर्जी स्टोर कैसे होती है। एक चीज बेसिकली और देखो मैं बताता हूं, ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूं ये आपको बनाने हैं अच्छी तरीके से। देखिए, अब एक चीज और बात है भाई कि किसी भी एक चालक की बात करता हूं मैं, एक चालक पर धनावेश कैसे लाते हैं। और मैं पहले चैप्टर में स्टडी ये करा चुका हूं आपको कि भाई चालक को सिर्फ और सिर्फ जो आवेशित किया जाता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आवेशित किया जा सकता है। किससे किया जा सकता है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण। ठीक है, तो अब भी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण की वो आप हम पढ़ेंगे आगे कि बैटरी लगाते हैं और बैटरी का क्या काम होता है, वो भी मैं अभी बताऊंगा इसमें थोड़ा सा। तो आप इसको किसी विधि से इलेक्ट्रॉन निकालिए इसमें से। अब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो अतिरिक्त इस पे क्या बचेगा? प्रोटॉन, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हमारा ये इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए इससे, तो इस पर ये पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। तो किसी भी एक चालक को मोस्टली आवेशित कैसे किया जा सकता है? नेगेटिव चार्ज दिया जाए, ऋणात्मक आवेश लाया जाए तो आप उसको इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, और उस पर पॉजिटिव चार्ज लाया जाए तो उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। इस चीज को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और बहुत ही इजी चीज है। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को कि संधारित्र के अंदर ऊर्जा कैसे संचित होती है, स्टोर होती है? देखिए, इसके लिए अपन 3 डायग्राम का यूज करेंगे। शुरुआत में मैं समांतर प्लेट संधारित्र को लेकर के चल रहा हूं। देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें हैं। ओके, अभी इन पर पहली कंडीशन में दोनों पर कोई आवेश नहीं है और दोनों पर आवेश कोई कितना है? 0। आवेश इस पर कितना है? 0। अब उस सेकंड कंडीशन में क्या करते हैं भाई कि हम किसी एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और वो निकले हुए इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट को स्थानांतरित करते हैं। ऐसा कौन करता है? ये काम कौन करता है? जरा ध्यान से देखिए कि मान के चलिए ये आपका संधारित्र है, इस वाले प्लेट को हमने बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ा और इसको बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ा। अब आ जाती है थोड़ी सी केमिस्ट्री कि बैटरी या सेल किसे कहते हैं अपन? बैटरी के अंदर रासायनिक ऊर्जा होती है, कपड़े होंगे जैसे तेजाब वगैरह, या उसमें बहुत सारी लिक्विड चीज पड़ी हुई होती है। सेल देखा होगा आपने बैटरी का, जब उसको तोड़ के देखेंगे तो उसके अंदर सॉल्यूशन होता है, वो केमिकल सॉल्यूशन होता है, रासायनिक सॉल्यूशन होता है। वो क्या काम करता है कि वो सिर्फ और सिर्फ किसी भी एक चालक में इलेक्ट्रॉनों को घुमाने का कार्य करता है। वो ही किया गया कार्य बैटरी हमारे संधारित्र में स्टोरेज होगा, अभी समझेंगे हम। तो देखिए बेटा, अगर ये पॉजिटिव सिरा है तो ये क्या करेगा भैया, ये पॉजिटिव सिरे से जुड़ेंगे तो आप इस पे पॉजिटिव सिरा आएगा और पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, और ये इधर नेगेटिव आ जाएगा, वो कैसे आ जाएगा भाई? ध्यान से देखिए बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज इसमें से मुक्त जैसे कनेक्ट किया तो मुक्त इतनी है, इसका पावर होता है, इतना बैटरी का एनर्जी होता है कि यहां से ये इलेक्ट्रॉन निकालता है। ये पॉजिटिव सिरा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? आकर्षित। और ये रहा आपका चालक, और चालक के अंदर होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। अब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इस पर चार्ज बचेगा पॉजिटिव। जितने अब बैटरी के अंदर देखिए कहानी कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे और निकलने के बाद में यहां से अंदर बैटरी के सॉल्यूशन से होते हुए इस प्लेट पर इकट्ठा होने लगेंगे। तो जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इस पर नेगेटिव चार्ज होता चला जाएगा। अब बात ये कहानी थोड़ी सी समझना इसकी कि शुरुआत में हमने इसको जैसे बैटरी को जोड़ा, और बैटरी को जोड़ते समय स्टार्टिंग में इसको हमने क्या किया कि थोड़ा सा आवेश इसमें से निकाल लिया, और वो आवेश हमने मान लिया Q डैश, इससे निकाला Q डैश, यहां से निकाला प्लस, और यहां पर ये इकट्ठा कर दिया तो माइनस का होगा। इसके बाद में क्या होगा कि हम यहां से और Q डैश के बाद में और चार्ज निकालना चाहते हैं तो उसका अपोजिशन होगा।
अपोजिशन क्यों होगा भैया कि यहाँ पर थोड़ा सा जैसे हमने नेगेटिव चार्ज निकाला था, अब यहाँ पर भी इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकलने मुश्किल से निकलने देगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा पहले चार्ज पहुंच चुका है नेगेटिव, हम और इसको नेगेटिव बनाना चाहते हैं और ज्यादा ऋणात्मक देना चाहते हैं, तो क्या होगा इसमें कि यहाँ पर पहले से नेगेटिव और नेगेटिव और जा रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में प्रतिकर्षण होगा। अब प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा और करेगा कौन? बाह्य स्रोत, और स्रोत कौन है? बैटरी। तो उस प्रतिकर्षण के विरुद्ध भी मुझे कार्य करना पड़ेगा। अब वो जितना मैं कार्य करता चला जाऊंगा वो इसके हमारे बीच, अब देखिए विद्युत क्षेत्र किधर से होता है? प्लस से माइनस की ओर। वो जितना मैं कार्य कर रहा हूं वो कार्य बैटरी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो विद्युत ऊर्जा में संचित होता चला जाएगा, जो संधारित्र की ऊर्जा बनेगी। अब हम इनको समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। और देखिए पहला डायग्राम ये था। अब मैंने आपको बताया ना कि बैटरी के द्वारा आवेश को कैसे स्थानांतरित किया जाता है, वो बढ़िया तरीके से आप समझ गए होंगे। तो देखिए बेटा कि अब अपना सेकेंड कंडीशन में क्या है कि हम बैटरी जोड़ेंगे, वो हम लिखेंगे, मतलब बैटरी जोड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, मैं पैराग्राफ में लिखूंगा जब मैं इसकी थ्योरी लिखवाऊंगा कि बैटरी के सहायता से यहां से पॉजिटिव चार्ज लेकर के dq इस वाली बैटरी से, बैटरी की सहायता से, चलो मैं बैटरी जोड़े देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस और ये माइनस, और यहां इसको ये सिरा इससे जोड़ दिया नेगेटिव टर्मिनल से ये बैटरी के, तो ये इसको चार्ज स्थानांतरित करेगा, है ना। और मान लो जैसे हमने इसमें क्या किया कि आपको जैसे बैटरी जोड़ा था और बैटरी जोड़े से स्टार्टिंग में शुरुआत में मुझे कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? कि शुरुआत में इन पर दोनों पर आवेश कितना था? 0, और जैसे ही मैंने बैटरी से जोड़ा फटाफट से, इस पे पहले से कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो वो फटाफट से मुक्त इलेक्ट्रॉन को कुछ को निकाल करके इस पर भेज देगी, और वो मैंने मान लिया कि वो कितना चार्ज है इस पर? Q डैश, ये पॉजिटिव Q डैश है और ये माइनस Q डैश है। समझिए इसको दोबारा से कि जब हमने इसको, जब तक शुरुआत में कुछ नहीं जोड़ा तो शुरुआत में आवेश, कुल आवेश था दोनों पर 0। अब कुल आवेश 0 था, जैसे ही मैंने बैटरी से जोड़ा तो शुरुआत में जो इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल आएंगे, उनके लिए कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर इस पर कोई पहले से पॉजिटिव चार्ज नहीं था, ताकि वो आकर्षित कर सके इलेक्ट्रॉन को, और ना ही इस पर कार्य करना पड़ेगा क्योंकि पहले से भी इस पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं था, ताकि हमें कोई प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़े। तो वो मैंने चार्ज मान लिया कि हाँ यहां से पॉजिटिव Q डैश निकल करके यहां पर पहुंच गया। ठीक है ना। अब ध्यान रखना ये हल्का सा पॉजिटिव हो जाएगा। किसने किया ऐसा? बैटरी ने किया। ये समझना। अब ये तो बैटरी तो लगातार, इसका विभव बहुत ज्यादा है, और इस कंडीशन में मान लीजिए इसका विभव कितना हो जाता है? V डैश हम लिख देंगे थ्योरी में। अब तीसरा कंडीशन क्या होता है कि हम अपने इसको और चार्ज देना है, और वो कितना देना है? dq। Q डैश तो ऑलरेडी आ चुका बैटरी लगाते ही, अब और भी चार्ज जाना है, और और चार्ज जाने के लिए मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन और जाएंगे इसके पास में, तो चार्ज हमने सूक्ष्म के लिए मान लिया कि dq दिया जा रहा है। उसके बाद में तीसरी कंडीशन में क्या है कि जो इसकी फुल कैपेसिटी है चार्ज करने की इस बैटरी की, उस समय ये खूब चार्ज दे चुका होगा, तो उस कंडीशन में क्या मान लेते हैं कि इस पर चार्ज प्लस Q आ गया और इस पर चार्ज माइनस Q आ गया। अब ये हमारा कोई भी चार्ज अब इस आगे स्थानांतरित नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका ये पॉजिटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज के बराबर हो चुकेगा। अब प्रतिकर्षण से कोई कार्य, मतलब इसमें से अब और इलेक्ट्रॉन निकाले नहीं जा सके। इसकी क्षमता इतनी है बैटरी की कि वो प्लस Q तक ही ला सकती है और इस पर माइनस Q तक ला सकती है। ठीक है ना। अच्छी तरीके से इसको समझना, मतलब बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, और लास्ट फाइनल स्टेज में ये थोड़ी कि आप कितना भी चार्ज दे सकते हैं, नहीं, एक क्षमता होती है, लास्ट कैपेसिटी होती है, और उसके बाद में और चार्ज देंगे ना तो वो कहां चला जाएगा? माध्यम में चला जाएगा। मैं बताऊंगा, जैसे एक आपकी बाल्टी है 50 लीटर की, तो आप उसमें 50 लीटर पानी तो भर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं भर सकते, उससे ज्यादा दोगे तो बाहर निकल जाएगा। वही कहानी इसकी है कि इस बैटरी के द्वारा भी इस पर चार्ज एक निश्चित मात्रा तक ही लाया जाता है, सर्टेन वैल्यू तक ही लाया जाता है। जब वो वैल्यू कहां तक? इसकी क्षमता तक, और वो उस क्षमता तक हमने इसको चार्ज कर दिया है। अब इसमें आपको बताया विद्युत क्षेत्र किधर से किधर होगा? प्लस वाली प्लेट से माइनस वाली प्लेट तक होगा। ये इसके अंदर विद्युत क्षेत्र है। ओके, ये हमें यहां से कार्य करना पड़ा, और कार्य किसके द्वारा हुआ? बैटरी के द्वारा। तो इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करने में जो हमने कार्य किया था वो हमारा ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। अब इसके लिए पैराग्राफ लिखेंगे, देखो क्या हुआ, किस तरीके से लिखेंगे।
संधारित्र संधारित्र एक विद्युत ऊर्जा संधारित्र एक विद्युत ऊर्जा संचित करने की युक्ति है। और ये जो ऊर्जा होती है ना, ये ऊर्जा बाह्य स्रोत के द्वारा आवेश स्थानांतरित, और बाह्य स्रोत कौन है? बैटरी। स्थानांतरित करने में किए गए कार्य के बराबर होती है। एक छोटी सी चीज और मैं समझा दूं। चैप्टर नंबर 3 में मैंने निकाय की स्थितिज ऊर्जा बताई थी, आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा, कि शुरुआत में जो हम अकेला सिंगल आवेश लाते हैं Q1, तो उसको लाने में हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता, क्योंकि वहां पहले से कोई ना तो आवेश था और ना कोई पहले से विद्युत क्षेत्र था, तो हमें कार्य 0 था। अब इसके पास में कोई दूसरा आवेश लाना चाहता हूं Q2, तो मुझे इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा बाह्य एजेंट के द्वारा, चाहे वो बैटरी हो चाहे कोई और सोर्स हो जो बाहर से इसके विरुद्ध ला रहा है, तो वो किया गया कार्य आपको पता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है। वही चीज यहाँ पर है। आपने 2 स्थापित कर दिए, Q3 को आप लाना चाहते हो यहाँ पर, तो Q3 को Q1 और Q2 दोनों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 3 में निकाय की स्थितिज ऊर्जा में पहुंची जरा, ये वही कहानी यहाँ पर है कि शुरुआत में हमें जब इस पर कोई आवेश नहीं था, विद्युत क्षेत्र 0 था, तो शुरुआत में जो आवेश लाएंगे Q' उसके विरुद्ध हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। अब उसके बाद में जो आवेश देता जाऊंगा और उसमें आवेश देने में मुझे प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और ये आवेश देता कौन जा रहा है? बैटरी। बिना किसी स्रोत के द्वारा लाया नहीं जा सकता। इस तरीके से था, बहुत ही जीता समझना इसको, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो होता है अब इसमें बैटरी के द्वारा, देखो बैटरी के द्वारा संधारित्र की एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर, एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने में किया गया कार्य संधारित्र की ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है ना, बहुत सरल। अब मैं डेरिवेशन करता हूं क्या, कि देखिए यहां पर एक चीज जो लिख रहे हैं ना कि t बराबर 0 था, t बराबर 0 स्टार्टिंग समझ लिया, इस पर आवेश कितना है? 0 आपका। अब ये किसी समय t पर है और ये कुछ देर बाद हमने जब फुल चार्ज कर दिया, इसको Q तक पहुंचा दिया, तो कार्य करना पड़ा ना। 0 से लेकर के कैपिटल Q तक गए हम, तो 0 से Q तक हमें कार्य निकालना है। क्या कि शुरुआत में आवेश कितना था? 0, और अंत में लास्ट में थर्ड वाले डायग्राम में हम Q चार्ज दे देते हैं, तो 0 से Q तक चार्ज करने में कितना कार्य किया गया, और वो कार्य हम निकालेंगे। बड़ा सरल फॉर्मूला है। देखिए अब स्टेप क्या लिखता हूं मैं आगे, अब तो मैं इसको इजीली मिटा सकता हूं। अब यहां तक आप समझ गए होंगे। ये t बराबर 0 पर आवेश, चलो मैं एक अगले वाले पैराग्राफ को और थोड़ा लिख देता हूं डायग्राम से। देखिए कि प्रारंभ में संधारित्र की, प्रारंभ में मतलब प्रारंभ में कहां पर? t बराबर 0 पर संधारित्र की प्लेटों पर आवेश कितना था? 0 है, 0 है। ओके, तथा
समय t पर आवेश कितना आ चुका है बैटरी लगाते, क्यू डैश को लाने में हमें कार्य नहीं करना पड़ा, ध्यान रखना, क्योंकि शुरुआत में इस पे 0 था। क्यू डैश देने के बाद में जब और आवेश देंगे तब कार्य करना पड़ेगा। तीसरे चैप्टर को मैंने समझाया है। तथा समय t पर आवेश कितना है, क्यू डैश है ना। यदि इसका विभव कितना हो जाता है, विभवांतर तो होगा दोनों प्लेटों के बीच में जब आवेश का, इस पर प्लस है इस पर माइनस क्यू है। यदि इसका विभवांतर यानी कि प्लेटों का दोनों के बीच का जो विभवांतर है वी डैश हो और संधारित्र की धारता जो है वो तो फिक्स रहने वाली है, ना घटेगी ना बढ़ेगी। अगर इसके अंदर परावैद्युत माध्यम या और कुछ चेंज नहीं किया जाए, संधारित्र की धारता कितनी हो जाए भाई, C हो तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q डैश बटे V डैश, जो कि C बराबर Q अपॉन V होता है किसी भी चालक की धारता। ये प्लेटें चालक ही तो होती हैं। यहां से मुझे V डैश निकालना है तो V डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, Q डैश अपॉन C, है ना। नीचे ध्यान रखना। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे कि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ को इंसर्ट किया जाए, अंदर धसाया जाए, तो उसके विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगा। देखिए ये देखना कि धारता बढ़ेगी, ये तो आपको बता रखा है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र या कोई सा भी संधारित्र है, उनके प्लेटों के बीच में आप कुचालक पदार्थ या परावैद्युत माध्यम रख देते हैं, अगर उसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है तो उसकी धारता उतनी गुनी बढ़ जाती है। ये तो आपने पढ़ रखा है। तो जब धारता बढ़ेगी तो भैया विभव घटेगा। ये कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि किसी भी पदार्थ के अंदर परावैद्युत माध्यम अंदर करने से, इंसर्ट करने से, अंदर धसाने से उसके विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विभव घट जाएगा इस सूत्र से। हाँ, अब मैं इसको देखिए क्या करता हूं बेटा, इसके बाद में क्या करता हूं। अब तो ये डायग्राम आपके समझ में आ चुकी। देखिए अब क्या करेंगे, ये संधारित्र है, थोड़ा सा मिट गया है। अब देखो अब क्या करेंगे, अब आवेश dq दिया हमने, dq आवेश dq देने में किया गया कार्य, देने में किया गया कार्य dw बराबर क्या हो जाएगा, Q डैश इंटू सॉरी आवेश कितना दे रहे हैं, dq इंटू वी डैश। ये कहां से आया, चूंकि v बराबर w बटे q और w बराबर v इंटू q। अब w हमने कहा आवेश कितना दे रहे हैं, q की जगह दे रहे हैं dq दे रहे हैं, ये रहा। और आपका विभव कितना हो चुका है, v डैश हो चुका है, और कार्य कितना है, dw हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब आवेश कहां से कहां तक दे रहे हैं, 0 से q तक दे रहे हैं, तो उसमें कुल कार्य निकाल लीजिए, और कुल कार्य करने के लिए आपको क्या करना है, समाकलन कर देना है। अब आवेश 0 से q तक आवेशित करने में किया गया कार्य, आवेशित करने में किया गया कार्य कितना होगा, इसका समाकलन कर दो। और यही कार्य हमारा ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है, तो ऊर्जा को हम U से डिनोट कर देते हैं, ये आपको पता है। तो W बराबर Q, U क्यों लिखा, थ्योरी में देखिए कि किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। समाकलन करिए कहां से कहां तक, 0 से Q आवेश दे रहे हो तो 0 से Q लिमिट हो गई, किसको कर रहे हैं, dw को, तो dw की वैल्यू कितनी है आपको ये दिखाई दे रहा है, dq इंटू वी डैश। अब ये वी डैश की वैल्यू यहां रख दो, या u बराबर वी डैश की वैल्यू क्या रखोगे बेटा, 0 से q तो आपका आवेश हो गया, और वी डैश की ये dq हो गया। वी डैश की वैल्यू कितनी है, q डैश बाई c, और ये 1/c तो कांस्टेंट हो गया, बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। करते चले जाइए, एकदम सरल है। अब तो क्या हो जाएगा, या u बराबर 1/c बाहर लिखिए, समाकलन 0 से q तक होगा लिमिट में, और किसका होना है, q डैश का आवेश के सापेक्ष होना है।
अब आपको पता है, अब इस समाकलन का सूत्र x के सापेक्ष करते थे, जो भी घात है वो एक बढ़ जाएगी, बटे उतनी नीचे लिख जाएगा, या u बराबर क्या आ जाएगा 1/c, और इसका समाकलन करेंगे तो q डैश स्क्वायर बटे 2 होगा, और लिमिट है 0 से q। अब लिमिट आपको रखनी आती है, तो या u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/c, है ना, और ये 1/2 को आप बाहर ले आइए, लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा q डैश की जगह ऊपर वाली लिमिट q स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगी, तो 0 को छोड़ दीजिए, तो यहां से आपको ऊर्जा कितनी मिली q स्क्वायर बटे 2c, एक फॉर्मूला तो आपको ये बना। अब आप एक चीज और देखिए, चूंकि q बराबर क्या होता है c इंटू बी, आप q को हटा दीजिए यहां से, कहां से आया, क्योंकि c बराबर q बटे v होता है, इसलिए आपके u इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर की जगह रख दो 1/2c, तो पहले है ही क्यू स्क्वायर, क्यू की जगह रखेंगे सी भी, और यहाँ स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, तो ये इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी नीचे वाले सी से, तो नेक्स्ट में क्या बचेगा u इज इक्वल टू 1/2c बचा इंटू बी स्क्वायर बचा, तो एक फॉर्मूला आपका ये निकला। तीसरा फॉर्मूला और निकाल देते हैं, इस बार हमने यहां से क्या टर्मिनेट किया है क्यू, इस बार यहां से टर्मिनेट हटा क्या दे सी हटा दे, तो सी की जगह अपन सीधा सीधा रख देते हैं क्यू बटे वी। देखिए चूंकि c बराबर क्यू बटे वी होगा, इसलिए u बराबर 1 यानी कि क्यू स्क्वायर तो ये है बेटा बटे 2 चल रहा है, 1/c आ रहा है, और 1/c यानी कि c की जगह मुझे क्या रख देना है, या 1/c यहां से निकाल दीजिए, v बटा क्यू हो जाएगा, तो यहां पर 1/c की जगह रख दीजिए q, सॉरी v बटा q से एक पावर कैंसिल हो जाएगी इसकी, तो ये कितना हुआ, यहां से u बराबर 1/2 बचा, q बचा और v बचा 1/2 qv। तीसरी इक्वेशन आपकी ये निकलेगी। तो इस संधारित्र के प्लेटों के बीच में जो ऊर्जा होती है इन 3 फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग निकाली जाती है, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना, इन चीजों को इक्वेशन को ध्यान रखना। तो हम अब एनर्जी निकाल चुके हैं, ये याद रखना अच्छी तरीके से, ओके। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी का है कि संधारित्र का ऊर्जा घनत्व क्या होता है। अब घनत्व शब्द आ गया ना तो आप समझ चुके होंगे, हमने आवेश घनत्व पढ़ा है, द्रव्यमान घनत्व पढ़ा, सब पढ़ा हमने, है। तो अब ये क्या है, संधारित्र की टॉपिक के रूप में लिखेंगे आप इसको, संधारित्र का की ऊर्जा घनत्व क्या होती है। देखिए संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल a हो और उनके बीच की दूरी d हो, तो उसका कुल आयतन कितना हो जाएगा AD। तो एकांक आयतन में जो ऊर्जा पाई जाएगी वो ऊर्जा घनत्व होती है। बेटा कैसे, कि मुझे जब आवेश निकालना होता ना तो आयतन आवेश घनत्व 3 तरीके से पढ़ा था मैंने, रेखीय आवेश घनत्व, इकाई लंबाई में पाए जाने वाला आवेश, पृष्ठीय आवेश घनत्व, इकाई क्षेत्रफल में या इकाई पृष्ठ पर पाए जाने वाला, एक आयतन आवेश घनत्व क्या होता था, इकाई आयतन में पाए जाने वाला। अब आयतन ऊर्जा घनत्व है, ये ऊर्जा घनत्व मतलब आयतन ऊर्जा एकांक आयतन में निकालनी है। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच का जो आयतन है वो हो गया AD। कैसे, कि ये एक प्लेट का क्षेत्रफल A मान लीजिए और इनके बीच की दूरी कितनी है D, तो आपको पता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो आपकी चौड़ाई में तो आ गया D, लंबाई इंटू ऊंचाई में आ गया क्षेत्रफल, तो आयतन तो बन गया, और आयतन कितना हो गया, इसका क्षेत्रफल A है तो आयतन हो गया A इंटू D, ओके। तो एकांक आयतन में जो ऊर्जा पाई जाएगी वो क्या कहलाएगी, संधारित्र की ऊर्जा घनत्व। देखिए संधारित्र की क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन, संधारित्र की प्लेटों के बीच के यानी कि जो मध्य का आयतन होता है, बीच के एकांक आयतन में पाई जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, ऊर्जा घनत्व कहलाती है। ओके, अब हम मान के चलते हैं, माना प्लेटों का क्षेत्रफल, मानिए प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल आएगा समान होगा, प्रत्येक
प्लेट का क्षेत्रफल, मैंने आपको कंडीशन बता रखी थी समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, 3 कंडीशन लिखवाई है, कल आपको नोट्स भेजे मैंने उसमें भी लिखवाई है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल यानी कि आकृति व आकार समान होना चाहिए। क्षेत्रफल कैपिटल ए है ना, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी मान ली, जो अल्प दूरी मानी जाती है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी हो गई, दूरी कितनी हो गई स्मॉल डी। ओके, स्मॉल डी है और दिया गया आवेश प्रत्येक प्लेट को कितना है, प्रत्येक प्लेट को दिया गया आवेश कैपिटल क्यू हो तो दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र कितना होता है, आपको मैंने कई बार बता रखा है और यहाँ पे हेल्प कर देता हूं। इस पर ये प्लस क्यू और इस पर ये माइनस क्यू है बच्चों, इस पर सिग्मा प्लस इस पर सिग्मा माइनस, ये विद्युत क्षेत्र इधर से इधर होता है, दोनों के कारण बीच में होता है, दोनों जुड़ जाते हैं, कल बताया वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ना। तो आवेश क्यू हो तो दोनों प्लेटों के मध्य क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट है ना। अब यहां से एक चीज क्या परिवर्तन करेंगे, या बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा का मान क्या होता है Q बटे A हो जाएगा और एप्सिलॉन नॉट है, यहां से ये किसके बराबर निकला, E के बराबर चल रहा है, चूंकि सिग्मा बराबर Q बटे A। अब मुझे यहां से Q का मान निकालना है, अब मैं Q को देखो ये सूत्र अपनाऊंगा मैं, U बराबर हमने क्या निकाला था अभी पीछे सूत्र, Q स्क्वायर बटे 2C। तो मुझे संधारित्र पर आवेश Q का मान चाहिए और C का मान चाहिए, Q और C का मैं मान रख दूं तो मुझे ऊर्जा का मान पता चल जाएगा, अभी ये डेरिवेशन में किया ये मैंने, तो इसलिए मैं यहाँ से Q का मान निकाल रहा हूँ। तो यहाँ से बेटा कैपिटल Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बटे में ये इधर आ जाएगा, ये पहले से ऑलरेडी है यहाँ, E A एप्सिलॉन नॉट, Q का मान क्या मिल गया, E इंटू A और एप्सिलॉन नॉट, तथा धारिता क्या होती है, समांतर प्लेट संधारित्र के बीच की, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये तो टॉपिक में मैंने पढ़ाया है, क्या होती है बेटा, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे डी, ये पूरा डेरिवेशन हमने सॉल्व कर रखा है, C बराबर Q बटे V सूत्र लगा करके है ना, घबराने वाली बात नहीं है, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1। चूंकि धारिता का सूत्र बताया मैंने, ऊर्जा कितनी होती है, U बराबर 1/2 Q स्क्वायर बटे C, Q व C के मान रख देंगे हम समीकरण और 1-2 से रख दीजिए, तो U बराबर कितना होगा बेटा 1/2, Q का स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी स्क्वायर होगा, E स्क्वायर A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है C की वैल्यू कितनी है A एप्सिलॉन नॉट बटे D। अब देखिए D तो ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एक पावर कैंसिल होगी, A से एक पावर कैंसिल होगी, D ऊपर पहुंच गया तो 1/2 साथ में चल रहा है आपका, 1/2 एप्सिलॉन नॉट बचा, E स्क्वायर बचा, ऊपर A बचा और इंटू D बचा। तो ये संपूर्ण आयतन है ना। अब संपूर्ण आयतन कितना है इसका AD, तो ये संपूर्ण आयतन के लिए ऊर्जा निकली, मुझे तो ऊर्जा घनत्व चाहिए, और ऊर्जा घनत्व कितना होता है एकांक आयतन के लिए, अभी ऊपर लिखवाया मैंने डेफिनेशन में है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये संपूर्ण आयतन के लिए एडी क्या है, संधारित्र का कुल आयतन है, और कुल आयतन में आपकी ऊर्जा कितनी है, ठीक है ये रही। अब यहां से आपको पता चला, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि आपको पता चलेगा कि ऊर्जा विद्युत क्षेत्र के ऊपर कैसे निर्भर करती है, E स्क्वायर। अगर E का मान 0 तो विद्युत ऊर्जा भी 0 है ना, E का मान है तो आपका ये भी होगा विद्युत ऊर्जा। तो ये याद रखना है आपको, विद्युत क्षेत्र के ऊपर कैसे निर्भर कर रहा है। अतः ऊर्जा घनत्व तो क्या हो गया, एकांक आयतन के लिए निकाली जाएगी बेटा,
और एकांक आयतन के लिए निकाली जाएगी, ये तो आपके पूरे आयतन के लिए है, तो एडी का भाग दे दीजिए, क्या आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बटे एडी करोगे तो ये एडी से एडी कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरा फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है ये, ठीक है ना। अब इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है ना, छोटे छोटे जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं, पीएमटी में, नीट में आए, ये मैं आपको थोड़ा सा अभी यहाँ पे समझा दूंगा। एक तो क्वेश्चन ये कि अगर संधारित्र की प्लेटों के बीच का आयतन दोगुना किया जाए, ये क्वेश्चन आपको नोट करना है, ध्यान रखना, अभी वीडियो से नोट करना है। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच का आयतन दोगुना कर दिया जाए तो उसकी कुल ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आयतन दोगुना करोगे, एडी की जगह 2AD आ जाएगा, तो भैया कुल ऊर्जा तो बढ़ जाएगी। और ऊर्जा घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऊर्जा घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आयतन इसमें नहीं आ रहा है, वो हम एकांक आयतन के लिए निकालते हैं, है ना। दूसरी चीज आपने ये देखी होगी कि प्लेटों के बीच की दूरी आप बढ़ाते जाए तो बीच का विद्युत क्षेत्र ना वो चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा भैया, कि विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है एक प्लेट का। अब ये दूरी पर कहीं डिपेंड ही नहीं करता, तो बीच का विद्युत क्षेत्र नहीं बदला तो आपका ये ऊर्जा घनत्व भी नहीं बदलेगा। बट यहां से तो ये तो चीज कांस्टेंट होगी, मान के चले प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाए, आयतन बढ़ा रहे हैं, तो आयतन बढ़ने से उसके बीच में आयतन तो बढ़ेगा, श्योर बढ़ेगा आयतन, है ना। और आयतन बढ़ने का मतलब क्या है कि उसकी ऊर्जा, कुल ऊर्जा बढ़ेगी, बट ऊर्जा घनत्व नहीं बढ़ेगा। ये क्वेश्चन आपको नोट कर देना है। क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी संधारित्र के का आयतन दोगुना कर दिया जाए तो उसकी कुल ऊर्जा पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आप ये लिखोगे कुल ऊर्जा तो दोगुनी हो जाएगी और ऊर्जा घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऊर्जा घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। कल इसके बारे में मैं कुछ और क्वेश्चन है, इसका एक एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 15 आपकी बुक का, देखिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 15 क्या है, मैं थ्योरी पढ़े दे रहा हूं लेकिन मैंने वैल्यू लिख दी है जो दे रखी है कि हमारे समांतर संधारित प्लेट के एक प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है a बराबर 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। भैया अब सेंटीमीटर को हमें मीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, तो गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बदलना आ चुका होगा, कई बार हमने किया, और ये सीख लेना, आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, उसका स्क्वायर हो रहा है, तो भैया ये आपको पता है, आना चाहिए, है ना। डिस्टेंस d बराबर कितनी दे रखी है, 2.5 mm मिलीमीटर में, मिलीमीटर को आपको मीटर में बदलना है, तो 2.5 गुणा 10 की घात -3 मीटर हो जाएगी। अब ये दोनों प्लेटों को हम जो बैटरी जोड़ते हैं ना, उस बैटरी का विभव दिया गया है आपको 400 वोल्ट, तो V बराबर 400 वोल्ट की बैटरी से इनको आवेशित किया जाता है ना। तो अब भैया इनके आवेश, ये नहीं कहा गया कि इस पर आवेश कितना आ रहा है, उसकी वैल्यू नहीं दे रखी, हालांकि अपन निकाल सकते हैं कितनी है, अगर आवेश पूछा जाए तो ये कह रहा है कि अब इस संधारित्र की कुल ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए, जो कि ऊर्जा क्या होती है, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। भी दिया हुआ इसलिए मैंने लगाया। अब C कैसे निकालेंगे, चूंकि C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे D, A का मान ये रहा, ये वाला रखना है। एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, ये कई बार निकलवा चुके हैं, 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर है। डी का मान ये रहा, सब कुछ दिया हुआ है, तो आप इस फॉर्मूले में यहां से कैलकुलेशन करेंगे, सी की वैल्यू यहां पुट करेंगे और वी दे रखा है आपको 400 वोल्ट, तो आपकी कुल ऊर्जा निकल जाएगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट और कंपटीशन के लिए भी। तो देखिए नोट करके लिखे देते हैं अपन, क्या कि देखिए समझाते हैं पहले। अभी हमने पीछे एक संधारित्र को एक बैटरी से जोड़ करके आवेशित किया, और आवेशित करने में मुझे कार्य करना पड़ा, और वो कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में स्टोर हो गया था बेटा। इस पर आवेश आ जाता है +Q, तो इस पर आ जाता है -Q, और इसका विभव कितना है V। तो अब आप देखिए बैटरी का टोटल द्वारा कार्य कितना करना पड़ा, बैटरी के द्वारा, जब हम किसी संधारित्र को बैटरी V वोल्ट की बैटरी से जोड़कर आवेशित करते हैं, जोड़कर
Q आवेश तक, Q आवेश दे रहे हैं टोटली, Q आवेश तक आवेशित करते हैं तो कुल कार्य कितना होना चाहिए? W बराबर V इंटू क्यू होना चाहिए भैया, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? V इंटू क्यू। आपने देखा Q होना चाहिए, क्यों होना चाहिए भाई? ये कहां से आ गया? चूंकि V बराबर W बटा Q और Q की जगह कैपिटल Q, तो W बराबर V इंटू क्यू। लेकिन हमारी जो संचित ऊर्जा है, लेकिन संधारित्र की संचित ऊर्जा, 3 फॉर्मूले लिखवाए मैंने, संचित ऊर्जा 3 फॉर्मूले लिखवाए और यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं 1/2 CV स्क्वायर Q स्क्वायर बटे 2C और बराबर 1/2 QV। तो अब इन तीनों में से देखेंगे तो ये वाला मैच कर रहा है इससे, देखिए जरा। तो भैया लेकिन आधी है QV बटे 2 है, आधी कहां गई? ऊर्जा Q बराबर 1/2 QV संचित होती है, यानी कि आधी। फिर आधी कहां गई भाई? टोटल तो हमने कार्य किया VQ, फिर आधी कहां गई? तो देखिए कहां चली जाती है कि जिस तार से हम जोड़ रहे हैं उसका कोई ना कोई प्रतिरोध होता है, और प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध क्या काम करता है? रुकावट। तो उस प्रतिरोध का मतलब रुकावट होता है, चैप्टर नंबर 5 में बताऊंगा मैं, और हालांकि 10वीं में पढ़ लिया जाता है कि जब कोई भी मतलब कोई चीज किसी धारा का विरोध करती है, और विरोध करना ही वो कौन होता है? प्रतिरोध होता है। उस विरोध के विरुद्ध भी मुझे कार्य करना पड़ता है, तो मेरा कुछ कार्य ऊर्जा में नष्ट हो जाएगा, ऊष्मा में नष्ट हो जाएगा। कैसे कि देखिए मैं जब एक किसी भी भारी चीज को नीचे से ऊपर ले जाना चाहता हूं सीढ़ियों पर, तो मैं कुल कार्य करूंगा तो मेरी टोटल एनर्जी कार्य करने में नहीं बदल जाएगी, कुछ मेरा शरीर गर्म भी हो जाएगा, कुछ मेरे शरीर की ऊर्जा टेम्परेचर में बदल के मतलब हीट में बदल जाएगी, जो मुझे काम नहीं आएगी, वो वातावरण को चली जाएगी। सेम कहानी यहाँ पर है कि आधी ऊर्जा जो है आपकी हाफ क्यूबी तो स्टोर होगी, और आधी क्यूबी कहां चलेगी? जब भी तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से आधी क्यूबी ये रही और आधी क्यूबी और होनी चाहिए, ये तभी तो आपका क्यूबी बैठेगा, आधा क्यूबी। तो अब आधा क्यूबी कहां चला जाता है? ऊष्मा में। किसमें? ऊष्मा में। किसके विरुद्ध? जो आपका जो संयोजन किया ना तार के प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने में ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है ना। तथा आधी ऊर्जा या आधा कार्य या ऊर्जा प्रतिरोध के विरुद्ध, जो तार जोड़ा जाता है उसका ना, प्रतिरोध के विरुद्ध ऊष्मा में बदल जाता है, नष्ट हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे पूछ लिया जाए ना, ये चीज आप नोट कर लेना। ओके।